हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो हमने लास्ट क्लास में रिसर्च मैथडोलॉजी के काफी सारे टॉपिक्स कवर करे थे, जिसमें से हमने रिसर्च डिजाइन पे फोकस किया था और रिसर्च डिजाइन के रिलेटेड जो भी मेजर टॉपिक्स थे वो कवर करे थे। आज की इस वीडियो में हमारा टारगेट है reliability and validity of research tools and their related measures। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। तो आज हम क्लास 4 में यूनिट 1 कंप्लीट कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर पाएं। तो आज की वीडियो का हमारा टारगेट है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च टूल्स एंड देयर रिलेटेड मेजर्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो टॉपिक हमारा क्या है? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च टूल्स एंड देयर रिलेटेड मेजर्स। मतलब हमें जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसको मैयर करना है कि वो सही है नहीं है। तो ये टॉपिक करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक के टुवर्ड्स मूव करते हैं ताकि हमारे जो बिल्कुल बेसिक्स हैं वो क्लियर हो पाए। मेजरमेंट इन रिसर्च होता क्या है, मतलब मेजरमेंट हम कैसे करते हैं रिसर्च में। सो मेजरमेंट इन रिसर्च रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली असाइनिंग वैल्यूज टू ऑब्जर्व फिनोमिना अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल्स एंड फिनोमिनस। तो मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकली सिस्टमैटिकली असाइन करते हैं वैल्यूज ताकि हम चीजों को पता लगा पाए। चार तरह के मेजरमेंट के स्केल्स होते हैं रिसर्च में, तो ये चारों तरह के स्केल्स आपको पता होने चाहिए इन डिटेल। नंबर 1 इज नॉमिनल स्केल, नंबर 2 इज ऑर्डिनल स्केल, नंबर 3 इज इंटरवल एंड नंबर 4 इज रेशो। तो हमारे चार तरह के स्केल्स क्या है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक पता लग गया। अब हम स्केल्स के बारे में इन डिटेल जानते हैं। नॉमिनल स्केल का बेसिकली मतलब क्या होता है? द नॉमिनल स्केल रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज और ग्रुप्स विद नो इनहेरेंट ऑर्डर और रैंकिंग। इनका खुद का कोई ऑर्डर या रैंकिंग नहीं होता है। इट इंडिकेट्स नो ऑर्डर और डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड नो अरिथमेटिक ओरिजिन। ना ही तो इनका डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ना ही रैंकिंग है, ना ही कोई अरिथमेटिक ओरिजिन है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंडर है, मेल, फीमेल, नॉन बाइनरी। आई कलर की बात करें, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, कुछ भी हो सकता है। मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड। तो ना ही इसमें कोई रैंकिंग पॉसिबल है, ना ही कोई अरिथमेटिक ओरिजिन पॉसिबल है, ना ही हम इनका कोई डिस्टेंस पता लगा पा रहे हैं। सो दैट इज अ नॉमिनल स्केल। नॉमिनल के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्डिनल स्केल। The ordinal scale orders categories or groups, but the intervals between them is not consistent. इसमें हमें order पता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा ordinal में, but इसका distance नहीं पता है हमें। So the use of an ordinal scale implies the statement greater than, less than and equal to is also acceptable without being able to state how much greater or how much less. How much नहीं पता, हमें ये पता है ये इससे बाद होगा, ये इसके बाद होगा, ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है। ठीक है, सो रैंक ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द ऑर्डिनल स्केल। इसमें जस्ट रैंकिंग पॉसिबल है इन द केस ऑफ ऑर्डिनल स्केल्स। इसके कुछ एग्जांपल्स बहुत अच्छे यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको पता है कि हाई स्कूल के बाद आप एसोसिएट बैचलर्स करोगे, बैचलर के बाद मास्टर्स, मास्टर्स के बाद पीएचडी, यू नो द ऑर्डर। उसके बाद सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, किसी का लो है, किसी का मिडिल है, किसी का हाई है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी वेरी सेटिस्फाइड। तो आप रेंज नहीं इसमें आपको पता होती, जस्ट आपको पता होता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ये हमारा हो गया ऑर्डिनल स्केल। तो अभी तक हमने कवर किया नॉमिनल स्केल एंड देन उसके बाद हमने कवर कर लिया ऑर्डिनल स्केल। थर्ड वन इज इंटरवल स्केल। इंटरवल में हमें वो भी पता होता है कि जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या प्लस करेंगे, हमें पता है कि कितने का फर्क है। ठीक है, so interval scale order categories with consistent interval between them but lacks a zero true point। आपको जब भी हम interval scale की बात करेंगे ये वाली टर्म हमेशा याद रखनी है, but lacks a true zero point। इसमें कोई भी true zero point नहीं होता है। Interval scale can have a arbitrary zero but it is not possible to determine for them what may be called an absolute zero or the unique origin। इसमें absolute जीरो पॉइंट नहीं होता है, ट्रू ओरिजिन नहीं होता है, या फिर एब्सोल्यूट जीरो नहीं होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि जब हम टेम्परेचर देखते हैं सेल्सियस में तो इंटरवल्स कंसिस्टेंट होते हैं, बट जीरो डज नॉट मीन एन एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर। कि सपोज 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब तो ये थोड़ा है कि टेम्परेचर ही नहीं है। ठीक है, तो जीरो एज इन जीरो प्रॉपर होता नहीं है, जीरो यूनिक ओरिजिन होता है। जीरो एब्सोल्यूट जीरो मतलब डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बाद आईक्यू स्कोर्स। आईक्यू स्कोर्स कंसिस्टेंट होते हैं बट जीरो, अगर किसी का जीरो है आईक्यू, हम बोल देते हैं ना ऐसे मजाक में भी कि योर आईक्यू इज जीरो, दैट डजंट मीन कि उसमें कोई इंटेलिजेंस है ही नहीं। ठीक है, जैसे लिकर्ट स्केल है, उसमें 5 तरह के हम रिस्पॉन्सेज लेते हैं। स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री,
तो इन चीजों में भी मतलब एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता है। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल आ गया रेशियो स्केल। द रेशियो स्केल हैज ऑर्डर्ड कैटेगरीज विद कंसिस्टेंट इंटरवल्स एंड अ ट्रू 0 पॉइंट। इसमें ट्रू 0 पॉइंट भी होगा, फॉर एग्जांपल हाइट हो गया, वेट हो गया, इनकम हो गया, एज हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, रेशियो स्केल्स हैं। फिर एक एडिशनल नोट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं कि जो ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, ये 3 तरह के स्केल्स हैं। ये ज्यादातर हम इनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्केल्स, क्योंकि इनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रॉपर होती हैं। तो ये ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल्स क्या हैं, हमारे क्वांटिटेटिव स्केल्स हैं। उसके अलावा अगर हम नॉमिनल स्केल की बात करें, वो नॉन न्यूमेरिकल लेवल्स को हेल्प करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, ट्राई करें कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉमिनल से लेके रेशो तक मूव कर पाएं, क्योंकि जितना ज्यादा हम मूव करेंगे, अगर हम नॉमिनल यूज कर रहे हैं तो हम उतना अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे, पर अगर हम रेशो स्केल यूज करें हम अच्छे से हाई लेवल ऑफ मेजरमेंट कर पाएंगे, जिससे प्रिसीजन आएगा और बहुत सारे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्डिनल स्केल, उससे थोड़ा सा बेटर वर्जन क्या हो गया, और सबसे पहले हमने पढ़ा नॉमिनल स्केल, उससे थोड़ा बेटर वर्जन क्या हो गया ऑर्डिनल स्केल, देन उससे थोड़ा बेटर इंटरवल, एंड देन सबसे बेटर क्या होगा रेशियो स्केल। मतलब जिसमें न्यूमेरिकल की बात करें हम, कि जिसमें सबसे ज्यादा हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। स्केल्स क्लियर हो गए सबको। नेक्स्ट, जब आप मेयरमेंट कर रहे हो उसमें बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, कुछ भी आप मेयर करने की कोशिश कर रहे हो उसमें बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 सोर्सेज ऑफ एरर मेंशन करे हैं। नंबर 1 इज रिस्पोंडेंट, नंबर 2 सिचुएशन, नंबर 3 मेयरर, नंबर 4 इंस्ट्रूमेंट। पहले जिससे आप जो भी नंबर्स हैं वो लेने गए, जो भी मेयर करने गए, वो बंदा ही नहीं आपको सही आंसर बता रहा। दूसरा, वो सिचुएशन में नहीं है, बहुत थका हुआ है, बहुत टेंशन में है, सिचुएशन की वजह से आपका जो मेजरमेंट है वो गलत हो गया। थर्ड, आप खुद मेयर करने जा रहे हो, आपको लैंग्वेज ही नहीं आती, वो आपके अंदर कोई मतलब क्वालिटी नहीं है, पेशेंस नहीं है, या कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप गलत मेजरमेंट कर रहे हो। फोर्थ, जो आप टेक्निक यूज कर रहे हो मेजर करने की, आप वही गलत लेके चल रहे हो। सो बेसिकली आपके 4 सोर्सेस हो सकते हैं एरर के मेजरमेंट में। रिस्पोंडेंट में लैक होना, सिचुएशन में लैक होना, मेयरर खुद ही प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, या आपने इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं लिया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है इस सेशन का, कि अगर आपको चेक करना है कि जो आपने मेजरमेंट ली है वो सही है या नहीं ली है, उसके आप कैसे टेस्ट करोगे। सो व्हाट आर द टेस्ट ऑफ साउंड मेजरमेंट्स। आपने साउंड मेजरमेंट्स करी हैं, उसका क्या क्या टेस्ट है। सबसे पहले आप देखोगे वो वैलिड है, रिलायबल है, प्रैक्टिकल है। तो मेन 3 तरह के टेस्ट होते हैं जब आप चेक करते हो कि वेदर द मेजरमेंट इज साउंड और नॉट। 3 तरह के टेस्ट हम पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ वैलिडिटी, टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा ब्रीफ इन तीनों टर्म्स के बारे में। वैलिडिटी का मतलब क्या है, वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेयर्स व्हाट एक्चुअली वी विश टू मेयर। वैलिड मतलब जो हम चाहते हैं क्या हमने वही मेयर किया है। रिलायबल मतलब क्या चीजें एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है। एंड प्रैक्टिकल मतलब क्या उसको आप अपनी इकोनॉमी में, जो भी आपकी एरिया है उसमें अप्लाई कर पा रहे हो, प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है या नहीं। मतलब वैलिडिटी मतलब जो आप मेयर करना चाहते थे आप उसी हद तक उसको मेयर कर रहे हैं। रिलायबल मतलब वो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है या नहीं। प्रैक्टिकल मतलब आप रियल वर्ल्ड में इसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। तो अभी हम थोड़ा सा जो टेस्ट ऑफ वैलिडिटी, टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट ऑफ वैलिडिटी से। जो हमारा टेस्ट ऑफ वैलिडिटी है, सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। टेस्ट ऑफ वैलिडिटी की डेफिनेशन है, वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ मेजरमेंट टूल एक्यूरेटली मेयर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेयर। कि जो हम मेयर करना चाहते हैं क्या वो टूल उसी को मेयर कर रहा है या नहीं। अगर हम लिटरेचर रिव्यू की बात करें, रिसर्च लिटरेचर की बात करें, 2 तरह की वैलिडिटी की बार बार वहां पे बात होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी और एक होती है इंटरनल वैलिडिटी। ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है और एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है। इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ स्टडी एक्यूरेटली मेयर और टेस्ट व्हाट इट इंटेंड्स टू। इंटरनल मतलब हम इंटरनली चेक करें कि जो हम मेयर करना चाहते हैं वो एक्चुअली मेयर कर भी पा रहा है या नहीं। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब रिसर्च लिटरेचर में क्या होता है कि जो आप फाइंड कर रहे हो उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं अदर पॉपुलेशन सेटिंग्स या टाइम्स में या नहीं। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी में हम उसकी बेसिकली थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी चेक करते हैं कि क्या हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं अदर पॉपुलेशंस में, अदर टाइम होरिजोन्स में, या अदर काइंड ऑफ सेटअप्स में। ठीक है, अब आपको वैलिडिटी का मतलब समझ आ गया। तो वैलिडिटी के बहुत सारे मेथड्स हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं वैलिडिटी के। नंबर 1 इज कंटेंट वैलिडिटी, नंबर 2 इज कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी, नंबर 3 इज क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। कंटेंट वैलिड होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वैलिड होनी चाहिए एंड क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी होनी चाहिए।
कंटेंट वैलिड का मतलब है कि जो भी आप टेस्ट कर रहे हो, क्या वो जो भी आप रिसर्च कर रही है वो आपका एक्यूरेटली कवर कर रहा है पूरा कंटेंट ऑफ द डोमेन या नहीं। तो कंटेंट वैलिड होना चाहिए, प्रॉपर कंटेंट जो आप चाहते हो वो मेयर होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब है आप थ्योरेटिकली उस चीजों को पूरा लेके चल रहे हो या नहीं। सो कंस्ट्रक्ट में हम हमेशा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। सो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एग्जामिन्स वेदर द टेस्ट मेयर्स द थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट इट इज इंटेंडेड टू मेयर। उसके बाद क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब है कंपेयर्स टेस्ट स्कोर्स विद एन एक्सटेंडेड क्राइटेरियन टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शंस और एसोसिएशंस। तो जो हमारी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है इसको हम फर्दर दो कैटेगरीज में स्प्लिट अप कर सकते हैं, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एंड कॉन्करेंट वैलिडिटी। तो हमने वैलिडिटी का मीनिंग जाना। वैलिडिटी अगर हम रिसर्च लिटरेचर के अकॉर्डिंग बात करें दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वैलिडिटी के तीन मेथड्स हमने पढ़े, कंटेंट, कंस्ट्रक्ट एंड क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। जो हमारी क्राइटेरियन रिलेटेड वाली वैलिडिटी है ये प्रेडिक्टिव भी हो सकती है, कॉन्करेंट भी हो सकती है। इसका थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी इवैल्यूएट्स द एक्सटेंट टू विच अ मेयर एक्यूरेटली प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर परफॉर्मेंस। क्या वो फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर पा रहा है या नहीं। कॉन्करेंट वैलिडिटी का मतलब है कि वो अभी का जो सेम टाइम है उस पर मेयर कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी refers to the consistency, stability or precision of an measurement tool. It assesses whether the test produced consistent results when administered repeatedly. कि आपका जो टेस्ट है वो रिप्रोड्यूस जब हम करेंगे बार बार सेम रिजल्ट, वो सेम रिजल्ट दे रहा है या नहीं। रिलायबल का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि जो आप टेस्ट करवा रहे हो, जो आपने रिसर्च करी है वो एक्यूरेट है या नहीं। तो तीन तरह के आपके होते हैं मेथड्स रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी एंड इंटर रेटर रिलायबिलिटी। ये आपको नाम से आई होप क्लियर हो रहे होंगे। टेस्ट रीटेस्ट कि जब आप बार बार टेस्ट कर रहे हो सेम ग्रुप पे सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्या आपका जो स्कोर आ रहा है वो उसमें कोरिलेशन है, क्या वो सेम आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि विद इन द सेम टेस्ट उसमें कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्सेज है या नहीं है। इंटर रेटर रिलायबिलिटी का बेसिकली मतलब होता है कि अगर कोई और बंदा उस सेम चीज को कंडक्ट करा रहा है कि सेम फिनोमिना लगा के, डिफरेंट रेटर है पर डिफरेंट ऑब्जर्वर है, क्या उसको भी सेम आंसर मिल रहा है। ठीक है, सो हमारी रिलायबिलिटी के तीन मेथड्स हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी एंड इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अब दो एस्पेक्ट्स होते हैं रिलायबिलिटी के, एक तो आप देखते हो उसकी स्टेबिलिटी और दूसरा आप देखते हो इक्विवेलेंस। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? द स्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स इज कंसर्न्ड विद सिक्योरिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स विद रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द सेम पर्सन और विद द सेम इंस्ट्रूमेंट। कि जब आप सेम इंस्ट्रूमेंट या सेम पर्सन एम्प्लॉय कर रहे हो, क्या आपको सेम आंसर मिल रहा है, दैट इज स्टेबिलिटी। और इक्विवेलेंस का मतलब है अगर आप डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर लगा रहे हो या डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हो तो आपको कितना एरर मिल रहा है। तो ये डिफरेंस है स्टेबिलिटी का एंड इक्विवेलेंस का। ठीक है, रिलायबिलिटी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर वैलिडिटी। इफ अ मेजरमेंट इज नॉट रिलायबल इट कांट बी वैलिड। तो रिलायबल होना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई चीज रिलायबल नहीं होगी तो वो वैलिड तो होगी ही नहीं। जरूरी नहीं जो चीज वैलिड है वो रिलायबल भी हो, बट जो चीज रिलायबल है उसके बाद ही हम वैलिडिटी के टुवर्ड्स मूव करेंगे। ठीक है, रिलायबिलिटी इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ वैलिडिटी। इफ अ मेजरमेंट इज नॉट reliable it can't be valid. However a reliable measure may not be necessarily valid. कि कोई चीज रिलायबल है वो वैलिड हो ना हो ये पता नहीं, बट अगर वो रिलायबल नहीं है तो वो वैलिड तो है ही नहीं। तो ये प्री कंडीशन है वैलिडिटी की कि उसको रिलायबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी। अभी हम चेक करेंगे कि जो भी चीज हम अप्लाई कर रहे हैं कि हम उसको रियल वर्ल्ड सेटिंग में अप्लाई भी कर पाएंगे या नहीं। सो टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी रेफर्स टू द फिजिबिलिटी ऑफ यूजिंग मेजरमेंट टूल इन द रियल वर्ल्ड सेटिंग। क्या आप रियल वर्ल्ड सेटिंग में इसको अप्लाई कर भी पा रहे हो या नहीं, क्या कितना उसकी स्कोरिंग आ रही है, कितना एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन है। तो जब भी आप किसी चीज की प्रैक्टिकलिटी चेक करते हो आप बहुत सारी चीजों को चेक कर सकते हो। उसमें क्या क्या कंसिडरेशन आ सकती हैं? नंबर 1 हम उसमें टाइम की कंसिडरेशन देखेंगे, कॉस्ट कितनी लग रही है, क्या उसको यूज कर पाना इजी भी है या नहीं, क्या वो असेसिबल है भी नहीं। क्योंकि अगर वो टाइम ही बहुत ज्यादा लगा रहा है तो वो प्रैक्टिकल है ही नहीं चीज। अगर बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, हमारे पास इतना पैसे है ही नहीं तो भी वो प्रैक्टिकल नहीं है। यूज ही नहीं कर पा रहे लोग तो भी प्रैक्टिकल नहीं है। असेसिबल ही नहीं है लोगों को तो भी वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो मेन ये 4 कंसिडरेशन आप मेंशन करके आ सकते हो जब आप प्रैक्टिकलिटी चेक करते हो। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। सो मेन कंसिडरेशन क्या है टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी के? टाइम, कॉस्ट, ईज ऑफ यूज एंड असेसिबिलिटी। अब
आपने मेजरमेंट टूल को डेवलप करना है तो इसकी क्या टेक्निक्स होंगी, तो 4 स्टेजेस का ये प्रोसेस होता है हमारा एंटायर प्रोसेस, टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग द मेजरमेंट टूल्स। तो ये 4 स्टेज स्टेप है। सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंसेप्ट डायमेंशंस, देन सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स एंड देन फॉर्मेशन ऑफ इंडेक्स। ये छोटा सा टॉपिक है, एक बार आप ब्रीफली देख लेना। टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग मेजरमेंट टूल्स, तो ये 4 स्टेज प्रोसेस है। सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप डायमेंशंस देखोगे कि क्या क्या सब कंपोनेंट्स हैं, देन उन सबको एक आइडेंटिफाइड डायमेंशन में रिप्रेजेंट करोगे एंड देन उसके बाद इंडेक्स बना के उस इंडेक्स को स्टडी करने की कोशिश करोगे ताकि जो वो इंडेक्स है आपको एक होलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन दे सके आपके पूरे के पूरे रिसर्च की। नेक्स्ट है हमारा स्केलिंग, ठीक है। स्केलिंग क्या होता है, देखो स्केलिंग इज अ कंटिन्यूम। स्केलिंग क्या है, कंटिन्यूम है। स्केल, हम चीजों को स्केल करने की कोशिश करते हैं। स्केलिंग इज अ कंटिन्यूम कंसिस्टिंग ऑफ अ हाईएस्ट पॉइंट एंड अ लोएस्ट पॉइंट, कि उसका आपको हाईएस्ट पॉइंट भी पता है, एक्सट्रीम भी पता है और दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पता है। तो स्केलिंग इज अ कंटिन्यूम कंसिस्टिंग ऑफ अ हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फेवरेबलनेस की बात करें, प्रेफरेंसेस की बात करें, आपको उसका हाईएस्ट पॉइंट भी पता है, लोएस्ट पॉइंट भी पता है, अलॉन्ग विद द सेवरल इंटरमीडिएट पॉइंट्स। आपको बहुत सारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी पता है बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। तो जो स्केलिंग है वो दो तरह की हो सकती है, रेटिंग स्केल एंड रैंकिंग स्केल, ठीक है। मैंने आपको छोटा सा बता दिया जो स्केलिंग के बारे में। स्केल रैंकिंग भी हो सकती है, रेटिंग भी हो सकती है। रेटिंग में तो आप जस्ट एक लेवल दे देते हो कि इससे ऊपर है, ये उससे ऊपर है, ये इससे ऊपर है, इससे ऊपर है। बट जब आप रैंकिंग देते हो, आप अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स और ऑल्टरनेट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर बेस्ड ऑन द परसीव्ड इंपॉर्टेंस। रेटिंग में सिंपली रेटिंग दे देते हो, डिग्री दे देते हो, और रैंकिंग में उनको प्रॉपर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हो, ठीक है। सेल्स को ना स्केल को क्लासिफाई करने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रीफली मेंशन करा, आप थोड़ा सा आइडिया ले लो। अगर आप सब्जेक्ट के बेसिस पे बात करें, आप स्केल्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये मेरे एटीट्यूड स्केल है, ये बिहेवियरल स्केल है, ये पर्सनालिटी वाले स्केल है। तो सब्जेक्ट के बेसिस पर, ठीक है, सब्जेक्ट में आप उनके अलग अलग ओपिनियंस, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनको बांट सकते हो। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स फॉर्म, कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डायकोटोमस स्केल मतलब दो वे रिस्पॉन्स, यस या नो। लिकर्ट स्केल में आप लिकर्ट के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करते हो। सिस्टमैटिक डिफरेंशियल स्केल में आप अलग अलग चीजें लेके चलते हो, तो उनका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। डायकोटोमस आ रहा है, लिकर्ट स्केल के अकॉर्डिंग आ रहा है, सिस्टमैटिक डिफरेंशियल स्केल आ रहा है। अब सब्जेक्टिविटी कितनी का है, आप ऑब्जेक्टिव स्केल लेके चल रहे हो या फिर सब्जेक्टिव स्केल लेके चल रहे हो। अब स्केल प्रोपोर्शंस की बात करें, आप स्केल प्रॉपर्टीज की बात करें, मैंने आपको 4 तरह के स्केल्स बताए थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। तो आप स्केल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करके चल रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें नंबर ऑफ डायमेंशंस, आप एक सिंगल डायमेंशन लेके चल रहे हो या मल्टीपल डायमेंशंस लेके चल रहे हो, ठीक है। तो जब हम स्केलिंग करते हैं, हम अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर स्केल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो स्केलिंग में आपको हाईएस्ट पॉइंट भी पता है, लोएस्ट पॉइंट भी पता है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी पता है। स्केलिंग के दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, रेटिंग स्केल एंड रैंकिंग स्केल। और जो स्केल्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे हो सकती है। सब्जेक्ट के बेसिस पे एटीट्यूड, बिहेवियरल, पर्सनैलिटी ऐसे कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं, सब्जेक्टिविटी है या नहीं है। स्केल की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है या फिर रेशो स्केल है। उसके बाद डायमेंशन, आप सिंगल डायमेंशन लेके चल रहे हो या मल्टीपल डायमेंशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, कि आप स्केल को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स क्या है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ इस टॉपिक के, आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देती हूँ। मेन हमारी 5 तरह की स्केल कंस्ट्रक्शन अप्रोचेज हैं। नंबर 1 इज आर्बिट्ररी अप्रोच, नंबर 2 is consensus scale, number 3 is item analysis approach, fourth is cumulative scale and fifth is factor analysis approach। तो इसमें भी हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं। आर्बिट्ररी अप्रोच की एग्जाम्पल है आर्बिट्ररी स्केल, सेंसस की है डिफरेंशियल स्केल्स। उसके बाद आइटम एनालिसिस में समेटेड स्केल्स होते हैं, क्यूमुलेटिव स्केल्स में क्यूमुलेटिव स्केल्स होते हैं बहुत सारे, फैक्टर एनालिसिस में फैक्टर स्केल्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्केल्स की टेक्निक्स बताई हुई हैं, स्केल्स के कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स बताए हुए हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का। नंबर 1 हमारी क्या है, आर्बिट्ररी अप्रोच। नंबर 2 क्या है, कंसेंसस स्केल अप्रोच। नंबर 3 है हमारी आइटम एनालिसिस अप्रोच। नंबर 4 इज क्यूमुलेटिव स्केल अप्रोच एंड नंबर 5 इज फैक्टर एनालिसिस अप्रोच। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको एक बार ओवरव्यू से ले लो इस टॉपिक का, ठीक है। नंबर 1 क्या है, आर्बिट्ररी अप्रोच। आर्बिट्ररी अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आप डेवलप कर रहे हो स्केल ऑन एन एड हॉक बेसिस, ज्यादा थ्योरेटिकल फाउंडेशंस में नहीं जा रहे, आर्बिट्ररी बेसिस पे, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे, पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे या फिर प्रैक्टिकल कंसीडरेशन के बेसिस पे जस्ट एवं ही स्केल बना रहे हो। फॉर एग्जांपल किसी रिसर्चर को चाहिए कि वो जॉब सेटिस्फेक्शन मेजर करे आर्बिट्ररी स्केल्स पे,
तो वो विदाउट रिलेइंग ऑन थ्योरीज अपने आप अपने इंट्यूशन के बेसिस पर स्केल्स बना रहा है, सो दैट इज एन आर्बिटरी अप्रोच। अब कंसेंसस स्केल अप्रोच क्या होती है, इसमें आप ऑब्टेन करते हो इनपुट फ्रॉम अ पैनल ऑफ जजेस। जब आप पैनल ऑफ जजेस बताते हो उसमें हम क्या करते हैं, कंसेंसस लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल स्केल्स लाइक थर्स्टोन डिफरेंशियल स्केल, इसमें आप क्या करते हो, अलग अलग जजेस को अपनी बहुत सारी स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करते हो और उनको बोलते हो कि वो बताएं कि हम कौन सा स्केल लें। फॉर एग्जाम्पल अ स्टडी ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, जजेस में रेट पेयर ऑफ स्टेटमेंट लाइक द सर्विस वॉज प्रॉम्प्ट, द सर्विस वॉज लो, तो वो हेल्प करते हैं आपको कलेक्टिव जजमेंट देने में। तो कंसेंसस में आप अगर आप थर्स्टोन डिफरेंशियल स्केल यूज कर रहे हो तो आप पैनल ऑफ जजेस से ऑब्टेन करते हो कि कौन सा स्केल आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट इज आइटम एनालिसिस अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं समेटेड स्केल्स। इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिकर्ट का स्केल यूज करो, इसमें आप क्या कर सकते हो, द आइटम एनालिसिस अप्रोच इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल आइटम्स टू मेक अप अ टेस्ट। इंडिविजुअल आइटम्स पे आप टेस्ट करते हो। समेटेड स्केल के एग्जाम्पल है लिकर्ट टेस्ट, तो आप असाइन करते हो नंबर्स एंड देन उस ईच नंबर को आप स्कोर करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रेस लेवल को मेयर करना है यूजिंग अ लिकर्ट स्केल, तो आप असेस करोगे एग्रीमेंट उनका। फॉर एग्जाम्पल आई फील स्ट्रेस्ड एट वर्क, इसको स्ट्रांगली एग्री से लेके स्ट्रांगली डिसएग्री, ये 5 स्केल्स बना दो। स्ट्रांगली एग्री मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, ऐसे लिकर्ट स्केल में इसको अरेंज करोगे। तो ये हमारी एग्जांपल है समेटेड स्केल की। नेक्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव स्केल। क्यूमुलेटिव स्केल को आप कंस्ट्रक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी पार्ट। इसमें आप क्या यूज कर सकते हो, गटमैन का स्केल यूज कर सकते हो, जिसमें आप अरेंजिंग हायरार्की यूज करोगे हायर ऑर्डर की with all the lower order items, ठीक है। A cumulative scale on environmental awareness may involve items ranging from the simple behaviorals to the complex actions। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला फैक्टोरियल स्केल है, इसमें हम फैक्टर स्केल्स लेके चलते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का कोरिलेशन निकालते हैं और उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। ये वाले हमने स्केल्स टेक्निक्स पढ़ी हैं, हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी है, जस्ट हम एक ओवरव्यू लेके गए हैं इसका। तो जो हमारी स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है वो 5 तरह के अप्रोचेस पढ़ी हैं, आर्बिटरी, कंसेंसस, आइटम एनालिसिस, क्यूमुलेटिव एंड फैक्टर एनालिसिस। अगर आपको इसका डिटेल्ड वर्जन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो हम इसका डिटेल वर्जन भी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हमारी रिसर्च मैथडोलॉजी का, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, नीचे आपको टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो।